हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न बनते हैं जिनका परिभाषाएं पूछा जाता है। पहला, संयोजन अभिक्रिया। इसका परिभाषा एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनता है कि क्या है इसका परिभाषा। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। दूसरा पूछा जाता है वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पर ताप देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, अर्थात एक अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट है, यह टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। इसका अन्य उदाहरण है H2O। H2O में अगर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यह भी एक वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व का परमाणु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व के परमाणु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक और HCl के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को वहाँ से विस्थापित कर देता है और क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर हो जाता है और जिंक और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करते हैं। दूसरा अभिक्रिया, जब लोहा CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो लोहा जो है Cu को हटा देता है और FeSO4 और Cu का निर्माण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का विनिमय होता है। आयन का मतलब होता है, देखिए कोई भी यौगिक जो होता है उसमें दो आयन होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले फिर से इसको परिभाषा को देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का विनिमय होता है एवं नए यौगिक का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पर दोनों के आयनों का विनिमय हो जाता है। जैसे देखिए नाइट्रेट जो आयन है सोडियम पे चला जाता है और क्लोराइड आयन Ag पे चला जाता है, तो इसके बाद जो हमको जो प्राप्त होता है यौगिक सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। आगे देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ठोस के रूप में अलग हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे ऊपर के उदाहरण से देख सकते हैं, जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसमें सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, वो अविलेय होता है, वो जाकर पेंदी में बैठ जाता है, वो विलयन के पेंदी में जाकर बैठ जाता है और अवक्षेप का निर्माण करता है। आगे सवाल पूछा जाता है मिश्र धातु क्या होते हैं, और मिश्र धातु के कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व, ऐसे कह सकते हैं इसको, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर अथवा किसी धातु में अधातु को मिलाकर समांग मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे देखिए पीतल, इसका परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर अथवा किसी धातु में अधातु को मिलाकर समांग मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तांबा और जस्ता से, कांसा, तांबा और टीन से, सोल्डर, टीन और सीसा से, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे पूछा जाता है क्वेश्चन कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोजन से जल से रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनाया। अगला है पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। कुल मिलाकर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर
धात्विक हाइड्रोक्साइड या धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये बात याद रखिएगा। आगे आगे पूछा जाता है धातु के साथ जल अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखना है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए अभिक्रिया समझ सकते हैं इसको। जब सोडियम जो है HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो क्या करता है कि हाइड्रोजन को हटा देता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ओके, तो कुल मिलाकर याद रखना है कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या करती है, हाइड्रोजन को बाहर कर देती है। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। यह हाइड्रोकार्बन देखिए यह हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वह समूह है जिसमें एक समान रासायनिक गुण वाले दो लगातार हाइड्रोकार्बन के बीच CH2 का अंतर होता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों जो है आपस में समजातीय श्रेणी में आते हैं। जैसे मीथेन का सूत्र है CH4, इथेन का सूत्र है C2H6, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। एल्केन के जितने सारे समूह हैं वे सारे समजातीय श्रेणी में आते हैं। एल्कीन समूह के सारे यौगिक समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एल्काइन ग्रुप के सारे यौगिक समजातीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। समजातीय श्रेणी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। ये एक एक चीज़ आपके पास है PDF के रूप में, बस सुनते रहिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। आगे पूछा जाता है कि कार्बन मुख्यतः सहसंयोगी का निर्माण क्यों करता है। देखिए कार्बन एक अधातु है जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस सुनना है इसको, एक एक चीज़ आपके पास लिखा हुआ है। कार्बन एक अधातु है जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह अपना नज़दीकी अक्रिय गैस बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, क्योंकि इसके नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को काफ़ी मजबूत से आकर्षित कर रखता है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है। क्या लिखा है, कार्बन एक धातु जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह अपना नज़दीकी अक्रिय गैस बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर नहीं ऐड करना सकता के पहले, क्योंकि इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को काफ़ी मजबूती से आकर्षित कर रखता है। ओके, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं कर पाता है। यहाँ पे नहीं ऐड करना पाता है कि पहले, क्योंकि इसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को और प्राप्त करने का इसके पास शक्ति नहीं होती। अतः लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, यह 4 इलेक्ट्रॉन को सधारी कर ससंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। इस कारण कार्बन को चतुसंयोजी भी कहते हैं। चतुसंयोजी का मतलब ये होता है इसकी संयोजकता 4 होती है। कुल मिलाकर कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अपना अक्रिय नज़दीकी अक्रिय गैस बनने के लिए न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाता है, न ही दान कर पाता है। तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है। इसकी संयोजकता 4 होती है। आगे है क्वेश्चन, संयोजकता क्या है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, कार्बन की संयोजकता बताए। कोई भी तत्व, जैसे देखिए कोई भी तत्व अपना नज़दीकी अक्रिय गैस बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का दान, ग्रहण अथवा साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या उस तत्व का संयोजकता कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ परिभाषाओं को पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे खनिज का परिभाषा पूछा जाता है, प्रकृति में उपस्थित ऐसे पदार्थ जिनसे हम धातुओं की प्राप्ति करते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रकृति में उपस्थित ऐसे पदार्थ जिनसे हम धातुओं की प्राप्ति करते हैं खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक प्रकार के खनिज मौजूद हैं। ओके, ठीक है, तो प्रकृति में उपस्थित ऐसे पदार्थ जिनसे हम धातु की प्राप्ति करते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक प्रकार के खनिज मौजूद हैं। आगे अयस्क क्या होता है, तो ऐसे खनिज जिनसे हम धातु की प्राप्ति सुगमता पूर्वक कम लागत से प्राप्त करते हैं अयस्क कहलाते हैं। प्रायः अयस्कों में गैंग की मात्रा कम होती है। जैसे देखिए वैसे खनिज जिससे हम धातु की प्राप्ति काफ़ी कम पैसा पर, काफ़ी कम खर्च पर, ठीक है, काफ़ी कम मजदूरी पर खर्च करके सुगमता पूर्वक जिसे हम प्राप्त करते हैं अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत सारे अयस्क का नाम बताए थे, जैसे लोहा के 2 अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। पारा का एक अयस्क है, कौन सा, सीने बार। सीने बार HGS। फिर आपका क्या है, सीसा का एक अयस्क है PBS, गैलेना। ठीक है, क्यूप्राइट तांबा का अयस्क है गैंग। गैंग क्या कहलाता है, अयस्क अथवा खनिज में उपस्थित अशुद्धियों जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को सामूहिक रूप से गैंग कहा जाता है।
जिन्हें अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर अयस्क खनिज से अलग किया जाता है। ओके, जैसे गैंग क्या होता है, अयस्क खनिज में जितने सारे कंकड़ पत्थर धातु को छोड़कर जो उसमें होते हैं सामूहिक रूप से गैंग कहा जाता है, जिन्हें अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर अयस्क खनिज से अलग किया जा सकता है। ओके, मतलब जिस तरह से अशुद्धियाँ उसमें होती है उस तरह से उसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट है निस्तापन क्या होता है। एग्जाम में काफ़ी ये पूछा गया है बार बार। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर, फिर से देखिएगा, जब कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर उस अयस्क में उपस्थित धातु से धात्विक हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। फिर से देखिए, जब कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर उस अयस्क में उपस्थित धातु का धात्विक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। ओके, इसको एक बार दो बार अच्छे से पढ़ना है। जैसे देखिए, जिंक कार्बोनेट है, इस पर जब ताप दिया जाता है और यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बेसिकली धातु के कार्बोनेट से हम लोग धातु का ऑक्साइड प्राप्त जो करते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा, वो निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट है भर्जन क्या होता है। तो देखिए, निस्तापन जो होता है कार्बोनेट पर कार्य करता है और भर्जन जो होता है, निस्तापन कार्बोनेट एस्को पर कार्य करता है और भर्जन जो होता है सल्फाइड एस्को पर काम करता है। इसका परिभाषा को सुनिएगा। जब सल्फाइड एस्को को वायु की उपस्थिति में गर्म कर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है, जब सल्फाइड एस्को को वायु की उपस्थिति में गर्म कर धात्विक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, यह क्रिया भर्जन कहलाती है। ओके, वहाँ पर क्या था, कार्बोनेट गैस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता था, लेकिन जब सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और धात्विक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, यह क्रिया भर्जन कहलाती है। ओके, जैसे जिंक सल्फाइड को जब गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीकरण क्या है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होना या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके, आगे पॉइंट देखिए, अवकरण, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होना और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का संयोग होना ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। ओके, आगे देखिएगा 8 नंबर सवाल, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछता है, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होती है। ओके, इस क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो बनता है H2O। ये आपका केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर है। आपका 1 2 3 या 4 लेक्चर कुछ और आएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।